पहला प्रश्न है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। कालिंदी का पर्यायवाची सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। बोलो भैया, उम्मीद है आप बता पाएंगे। तो कालिंदी देखिए, सरस्वती का क्या होता है, वीणा पाणी, श्वेतांबरा, जबकि यहां पर हम क्या करेंगे, यमुना का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए अर्कजा। उम्मीद है आप बता पाएंगे। अर्कजा, कृष्णा श्यामा, कृष्णा श्यामा, ये सब होते हैं किसके। तो हालांकि कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है, तो उम्मीद है कि आप बताएंगे। देखता हूं कौन क्या उत्तर दे रहा है। चलो एक बार आपका आंसर देख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। सुप्रभात, सुप्रभात भैया सब लोगों को। तो हालांकि यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी, जो है यमुना का पर्यायवाची। अभी किसी का आंसर मुझे नहीं मिल पाया। अच्छा, कुछ लोगों ने सी बताया है, चलो कोई बात नहीं। तो हालांकि यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, श्यामा, ये सारे शब्द। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उस शब्द के लिए एक शब्द क्या होता है, कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। जो अच्छे कुल में पैदा होता है उस समूह के लिए क्या होता है, बोलो। चलिए देखिए, कृपण होता है जो बहुत कंजूस होता है। कृपण वह कहलाता है जो बहुत कंजूस होता है। जो बहुत कंजूस होता है उसके लिए कृपण कहलाते हैं। धनी क्या कहलाता है, जो बहुत पैसे वाला होता है। जो बहुत पैसे वाला होता है उसे हम धनी कहते हैं। जबकि समृद्ध किसे कहा जाए, तो समृद्ध वह व्यक्ति होता है जिसके पास अपार धन संपदा होती है। इसका मतलब यह होता है कि धनी वह व्यक्ति होता है जो उसके पास धन खूब हो, लेकिन समृद्ध वह कहलाता है जिसके पास अपार धन हो, मतलब जिसकी गणना आप ना कर पा रहे हो। और हालांकि कुलीन वह होता है जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है, उसके लिए हम कुलीन शब्द का प्रयोग करते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, दाती, दात्री, दात्री और धात्री। तो दाता शब्द का पूछा गया है, उम्मीद है कि बिल्कुल आप बता पाएंगे। तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो दात्री होता है, धात्री नहीं। तो दाता का क्या होता है, दात्री होता है। ठीक है, चलो। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा, यानी लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक, संप्रदान, कर्म कारक, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, वह द्वार द्वार भटकता है। वह द्वार द्वार भटकता है। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है, यहां एक बैठक होने जा रही है, बैठक होने जा रही है। आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। मेज पर पुस्तक रखी है, घर में मेहमान बैठे हैं। कई बार अधिकरण कारक का चिन्ह जो होता है में और पर दो होता है, ध्यान रखिएगा बेटा। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में और पर। तो कारक चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप्रत्यय कारक और दूसरा होता है सप्रत्यय कारक।
यानी आप प्रत्यय कारक ऐसे कारकों को कहते हैं कि जिसमें कारक चिन्ह नहीं लगा होता है, फिर भी पूछा जाता है इसमें कौन सा कारक होगा। और सा प्रत्यय कारक ऐसा होता है कि जहां पर वाक्य में कारक चिन्ह लगा होता है। चलिए, उम्मीद है आप बता पाएंगे। तो देखिए, तो कई बार जैसे वह द्वार द्वार भटकता है, यहाँ कारक चिन्ह नहीं लगा है, फिर भी यह क्रिया यह कैसा है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। यहाँ पे एक बैठक होनी जा रही, यहाँ पर एक बैठक होनी, वास्तव रूप होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर शब्द होता है किसी के ऊपर। तो हालांकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, में पर का शब्द का क्या करते हैं, लोप करते हैं, और तब भी ये वाक्य सही होता है। यहाँ पर में और पर लिखा है, तब भी ये वाक्य शुद्ध होता है। हालांकि क्या कह रहा है, लड़का पेड़ से गिरा, अर्थात लड़के के पेड़ से क्या हुआ, अलगाव हुआ है, तो अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बताने के लिए। पापी में कौन सा विशेषण होता है, बोलो भैया। देखिए, वास्तव में पाप शब्द से बना है, पापी किससे बना है, पाप से बना हुआ है। पाप क्या है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। तो लेकिन क्या है, पापी, जैसे मान लीजिए लड़के की विशेषता आपने कर दिया कि यह लड़का पापी है, तो पापी है का मतलब लड़के की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण होगा। लेकिन संख्या तो है नहीं, इसलिए नहीं होगा। सर्वनाम भी नहीं है, ये सार्वनामिक भी नहीं होगा, परिमाण माप तौल भी नहीं रहे। यानी इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लड़के के गुण बता रहे हैं, तो इसलिए लड़का क्या है, पापी है। तो लड़के का गुण बताया गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या बोलोगे आप, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एक मुंह दो बात अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। बोलो क्या बताओगे आप। चलिए, उम्मीद है आप बता पा रहे होंगे सारे प्रश्नों का। बहुत कम बोलना और बहुत अधिक बोलना। बहुत अधिक बोलना होता है वाचाल। अपनी बात बनाना, अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात का मतलब होता है एक ही मुंह से। जैसे मान लीजिए किसी को कहा कि आओ यार मैं तुम्हें 2000 रुपए कर्जा देता हूं, ठीक। कोई व्यक्ति आपसे 10 रुपए मांगने आया, आपने कहा ठीक है आओ यार मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो मांगने आया तो आपने उसको क्या कहा, अरे यार अभी तो मेरे पास था लेकिन मैंने फला आदमी को दे दिया, अब तो यार खत्म हो गया। तो एक मुंह से दो बात कर रहे हैं, एक तो आप देने की बात कर रहे हैं, एक दूसरा ना देने की। तो अपनी बात से पलट जाने का मतलब यहाँ पर हो गया, अपनी बात से पलट जाना, एक मुंह दो बात होती है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं, अज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे आ में बड़ी लगा दोगे, अज में ई लगा दो तो क्या हो जाए, अज ही कोई शब्द बनता है, नहीं बनता है। अज में अगर इक लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, अजिक बन जाएगा, नहीं होगा। अज धनी बराबर अजी, तो अज में आ लगाओगे। जैसे अज में आ लगा दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, आजा। इसी प्रकार से आप लिखते हैं सुत में तो क्या हो जाएगा, ये सुता। शुक्ल आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, शुक्ला। शुक्ल में बड़ा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, शुक्ला। मिस्र में अगर आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रा। ये आपके क्या होते हैं, स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम बड़ा आ का प्रयोग करते हैं। बड़ा प्रत्यय जो होता है ये स्त्रीवाचक प्रत्यय होता है। चलिए, चलो अब हम बात करते हैं मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रियाएं क्या होती है। देखिए, पहले तो हम देखेंगे नाम धातु। नाम धातु वह होती है जो संज्ञा या विशेषण से ही बना दी जाती है। जैसे आप लिखते हैं लात से बना देते हैं लतियाना, और बात से आप शब्द क्या बना लेते हैं, बतियाना। बात से बतियाना।
इसी प्रकार से गर्म शब्द होता है विशेषण, तो आप क्या बनाते हैं, गरमाना। ये नाम धातु है। नाम बोधक क्रिया वह होती है जो संज्ञा या विशेषण के साथ आती है। जैसे आप कहते हैं लाल होना, क्या बोलते हैं आप, लाल होना। फिर आप क्या बोलते हैं, पीला पड़ना। लाल होना, पीला पड़ना, ये क्या होता है, नाम बोधक। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जब स्वयं से ना करके बल्कि हम क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं, तो वह क्रिया क्या हो जाती है, तो आप कहेंगे प्रेरणार्थक। जैसे मान लीजिए अगर शब्द लिखा हो लजवाना, लजवाना, पढ़वाना, लिखवाना, तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। और मुख्य क्रिया को स्पष्ट अर्थ के को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, तो हालांकि जैसे उपसर्ग लगा हो, जैसे आप लिखते हैं यथाशक्ति, यथाविधि, यथासंभव, यथासंभव, फिर उसके बाद आजन्म, आमरण, प्रतिदिन, कहने का इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वह किसके, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, किसके उदाहरण होते हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। और अगर मान लीजिए अगर कहीं शब्द ऐसे ऐसे दिया हो, द्वार द्वार, घर घर, पल पल, अभी अभी, तो ये भी क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ये भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगर एक ही शब्द अगर लगातार दो बार आता है तो अभी अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, अजात शत्रु में कौन सा समास होगा। अजात शत्रु में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि में से आप क्या बताओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आप क्या दे रहे हैं उत्तर। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पहला पद क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में एक विशेषण विशेष पाया जाता है। अजात शत्रु उसको कहते हैं जिसका शत्रु अज्ञात है, वह शब्द क्या कहलाता है, अज्ञात शत्रु। और अज्ञात अजात शत्रु में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, कौन सा महीना भाद्रपद के महीने के बाद आता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है हिंदी महीना, तो जैसे हिंदी महीने का जो शुद्ध रूप होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने हो गए होंगे। पूछ रहा है कौन सा महीना भाद्रपद के बाद आता है, तो आपने देखा भाद्रपद के बाद क्या होता है, आश्विन, या यहाँ पर अश्विन दिया है। अश्विन को हम क्या बोलते हैं, हिंदी की भाषा में क्वार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, चलिए देख लेते हैं आपने क्या आंसर दिया बेटा। क्या दिया आपने, वाह। अच्छा कलर चेंज कर दूं, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल आप बताइए, रेड कर दे रहा हूं, ठीक। तो यहां ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ को हम बोलते हैं जेठ, आषाढ़, श्रावण को हम बोलते हैं सावन, तद्भव होता है सावन, भाद्रपद को बोला जाता है भादौ,
आश्विन का नाम होता है क्वार, कार्तिक को कार्तिक, अग्रहायण का नाम दिया जाता है अगहन। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर आश्विन जो होता है भाद्रपद महीने के बाद आने वाला आश्विन अर्थात क्वार होता है। कपूर शब्द है, कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। कपूर शब्द कैसा शब्द होता है? बोलो भैया। चलो, उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। चलो एक बार देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर दिया है। देखिए यहां पूछा गया है कपूर शब्द कैसा है, तो आप कहेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कपूर शब्द जो होता है इसका शुद्ध रूप होता है कर्पूर। कर्पूर यहां पर जो लिया है, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए? तो कपूर शब्द का जो होता है तद्भव होगा। कपूर शब्द कैसा है? तो उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तो कपूर शब्द जो है वो तद्भव शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? तद्भव। चलो एक बार देख लेते हैं आप लोगों ने क्या आंसर दिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत से ईंट गिरी वाक्य में कारक कौन सा होगा? छत से ईंट गिरी, तो अगर ऐसे वाक्य कोई भी आ जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। देखो संबंध कारक का चिन्ह जो होता है वह होता है का, के, रारे। देखो छत से ईंट गिरी, चाहे बिल्ली छत से कूद पड़ी, ध्यान रखिएगा, चाहे छत से ईंट गिरी, चाहे बिल्ली छत से कूद पड़ी, चाहे हिमालय से गंगा निकली, यानी एक से एक का अलगाव अगर हो रहा है तो जब अलगाव होने की स्थिति में हमेशा क्या होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा होगा? अपादान कारक होता है। समष्टि का विलोम क्या होता है? देखिए विशिष्ट का क्या होता है? सामान्य होता है। विशिष्ट का विलोम क्या होता है? अशिष्ट का विलोम होता है शिष्ट। अपुष्टि का होता है पुष्टि। और व्यष्टि का जो विलोम होता है वह समष्टि कहा जाता है। तो हालांकि यहाँ पर व्यष्टि का और समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि इज राइट आंसर। क्या बोलेंगे आप? चलिए, करपट का तद्भव क्या होता है? करपट का तद्भव रूप क्या होता है? बोलो। कर्पूर, कपड़ा, कारपेट। बोलो भैया। तो करपट का जो होता है वो कपड़ा होता है। करपट का जो तद्भव होता है वह क्या होता है? कपड़ा होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे और अच्छे से। रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलो रमणीय में आप बताएंगे प्रत्यय कौन सा लगा है? चलो तो देखिए रमण धन ईय होता है। रमण धन ईय शब्द को मिलाकर क्या हो जाता है? ओ ईय बराबर क्या होता है? रमणीय। तो यहाँ ईय जो प्रत्यय लगा हुआ है ये क्या होता है? रमणीय शब्द बन जाता है। रमण धन ईय बराबर क्या होता है? रमणीय शब्द बनता है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाक्य शुद्ध है। शुद्ध, मोहन और गीता गा रही है। गीता और मोहन गा रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं।
मोहन और गीता गा रही है। बोलो भैया, क्या बताओगे आप? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आप सही हो गया। अब आगे बताओ। देखिए यहां पर मोहन और गीता गा रही हैं, गलत होगा। मोहन और गीता, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं। तो हालांकि यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चराचरम जगत में कौन सा समास होगा? चराचरम जगत में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। चराचरम जगत में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। बोलो भैया। तो चराचरम समास में पूछा गया है चर और अचर, चर और अचर होने के कारण यहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। चर और अचर होने के कारण यहां पर कैसा होगा? द्वंद्व समास। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है? अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आप कहते हैं अभिधान आगत बराबर शब्द क्या हो जाता है? अभ्यागत। यह यण संधि का उदाहरण भी है। अभिधान आगत बराबर क्या होता है? अभ्यागत। अभिधान आस बराबर क्या होता है? अभ्यास। ठीक। अभिधान आवेदन, अभिधान आवेदन बराबर शब्द क्या हो जाता है? अभ्यावेदन। ये शब्द आपका बनता है। तो हालांकि यहां पर अभि उपसर्ग लगा करके हमने नए नए शब्दों का निर्माण कर लिया। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? अभ्यावेदन। फिर क्या है? निरामिष कहते हैं, निरामिष कहते हैं मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छु, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। बोलो भैया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। मृत्यु के लिए मुमूर्षु। मांस रहित भोजन करने के लिए, रात्रि में विचरण करने वाला क्या होता है? निशाचर। तो हालांकि निरामिष होता है, मांस रहित भोजन को निरामिष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है कि शहद शब्द कैसा है? शहद शब्द तत्सम, तद्भव, देशज या आगत में से कैसा शब्द है? तो शहद बिल्कुल उम्मीद है कि बता पाएंगे। शहद शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, देशज है। ये देशज भी नहीं है, आगत है। ये शहद कहाँ से आया है ये पता नहीं है, लेकिन शहद जो है ये आया हुआ शब्द है, तो इसलिए ये क्या है? कैसा शब्द होता है? आगत शब्द होता है शहद। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव। मुकुंद किसका पर्यायवाची होता है? पुंडरीक, जनार्दन, पुंडरीक, जनार्दन। मुकुंद का पर्यायवाची पूछा गया है। मुकुंद, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज। चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज आदि नाम पूछा गया है। ये किसके रूप में जाने जाते हैं? तो हालांकि ये विष्णु के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। चलो एक बार आपका आंसर मैं देख ले रहा हूं फिर से। सब लोग क्या आंसर दे रहे हैं? सभी लोगों को द्वारा उम्मीद है कि आप बता पा रहे होंगे। चलिए चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, निम्नलिखित वर्तनी में से कौन सा शब्द युग्म सही है, शुद्ध है? बोलो भैया। वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बारात, बसंत, बारात, बसंत, बारात, बसंत, बारात, बसंत। बोलो, उम्मीद है आप बता पाएंगे।
हालांकि बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत, बारात और वसंत। एक बार फिर से आप देखिए, बारात और बसंत नहीं होता है, वसंत होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। तो बारात होता है और वसंत होता है, ना कि बसंत होता है, इसलिए यहां पर क्या है, यही शुद्ध शब्द होगा। 23 में क्या होगा, सी इज राइट आंसर। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंका ग्रस्त होना, अपराधी को पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, बोलो आप क्या बताओगे? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी किया, दो चार लोग खड़े हैं, तो लोग पूछने वाले जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं यार चोर की दाढ़ी में तिनका, जो उसने चोरी किया है उसके दाढ़ी में तिनका लगा हुआ है। तो जिसने चोरी किया है वो अपना दिमाग हाथ तुरंत लगाएगा कि शायद मेरी दाढ़ी में तो नहीं लगा, मैं ही चोर घोषित हो जाऊं। तो इसलिए चोर की दाढ़ी में तो होता क्या है कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ठीक है, तो यहां पर होता है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए क्या होता है? आगार, प्राकथन, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना में से आप क्या बताएंगे? देखिए, किसी एक बात को बार बार दोहराते रहना क्या कहलाता है? पृष्ठपेषण कहलाता है। एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए क्या होता है? ये पृष्ठपेषण होता है। ठीक है, निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? निमिष शब्द का पर्यायवाची है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। बोलो भैया, पूछा गया है कि निमिष शब्द में आपको बताना है। चलिए, उम्मीद है आप बता पाएंगे। तो निमिष का क्या होता है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। बोलो भैया, तो उम्मीद है आप बता पा रहे होंगे निमिष के बारे में। निमिष का अच्छा पर्याय पूछा गया है यहाँ। निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश है, छिद्र है, पूर्ण है या क्षण है। देखिए, अगर विलोम पूछा होता तो पूर्ण हो जाता, लेकिन निमिष का मतलब होता है क्षण विशेष, थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्षण का राइट आंसर होगा। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना की गई हो उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? प्रात्याशा होता है जिसकी आशा की गई हो, प्राप्त्याशा कहलाती है जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो। अप्रत्याश, अच्छा, अपरिमेय, अपरिमेय और अनाहुत। अपरिमेय होता है कि जिसका मापा ना जा सके, मापा ना जा सके। अनाहुत होता है बिना बुलाए। तो अपरिमेय का क्या होगा? बिल्कुल, जिसको मापना संभव ना हो, जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए हम अनाहुत शब्द का। तो जिसकी पूर्व में कोई आशा नहीं की जाती है वो अप्रत्याशित के नाम से जाना जाता है। जिसकी आशा की गई वो आशातीत होता है। गोधूम शब्द कैसा है? गोधूम शब्द का तद्भव क्या होता है? गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। गोबर होता है गोमय का, गोमय का गोबर होता है। गाय का क्या होता है?
गेहूं का क्या होता है? चलो, उम्मीद है कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। गो मतलब क्या होता है? गाय। तो गेहूं का जो तद्भव होता है और गेहूं का तत्सम जो, अच्छा, गोधूम का तद्भव, तो गोधूम का जो तद्भव होता है वो गेहूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, चंद्र बिंदु वाले शब्द प्रायः क्या होते हैं? तद्भव के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां लगा है तो प्रायः तो देख के ही आप उत्तर लगा सकते हैं। उसके बाद निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बोलो। अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। बोलो, इनमें से किसकी वर्तनी बिल्कुल सही है? आपको वही बताना है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। चलो देख लेते हैं क्या आंसर मिल रहा है आपका। तो हालांकि यहां पर आपको कई बार बताया जा चुका है, अनुग्रहित शब्द होता है, ग्रहित नहीं, अनुग्रहित होता है। यही आपकी अनुग्रहित वर्तनी जो है, यही आपकी शुद्ध वर्तनी के रूप में जानी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें जो भी आपको पढ़ाया गया है ये आप पढ़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे। एक बार आप लोग फिर से आप कमेंट करिए कितना क्वेश्चन सही गया। यानी आज 29 क्वेश्चन अभी तक हमने किया है, 29 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना सही गया एक बार आप जरूर बताइए। 29 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना गया? चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से कर पाए होंगे, फिर भी एक आशा व्यक्त की जाती है कि कम से कम आप लोगों ने कितना किया। भाई आपको कितना आया, कितना आप लोगों ने किया था? चलिए देखते हैं क्या देंगे आप, कितना आंसर आपने किया एक बार आप जरूर बताइएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज आप लोगों का अच्छा पेपर रहा, आज अच्छा सेशन चला होगा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, बस ईमानदारी, ठीक है कोई बात नहीं, ईमानदारी के साथ आप बताया करिए, कभी कोई जरूरी नहीं है, जितना सही जाए उतना ही बताइए। अभी तो थोड़ा सा जब हमको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप लोगों को थोड़ा लेवल बन रहा है, फिर और टफ पेपर हम बनाएंगे, और पेपर टफ लाएंगे, क्योंकि जिससे आप लोगों का लेवल, जैसे पहले ही अगर बहुत कठिन शब्दों को रख दिया जाता है तो लगता है यार थोड़ा सा मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरा हो ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा प्रयास करूंगा और इसको बढ़ा दूंगा। चलिए ठीक, 25 के एवरेज में लगभग सब लोगों ने बताया है, कोई 24 है, कोई 25 है, कोई 26 है। चलिए कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन गलत होना संभव हो जाता है, तो अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।